नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। आज के दी इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर पढ़ने को मिली है। खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। खबर कहती है, एम टू प्रिवेंट मास एजिटेशंस बाय वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर एसओपी, शाह आस्क पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट टू स्टडी पास प्रोसेस फंडिंग। ये देखिए, आज के द इंडियन एक्सप्रेस में है और इस खबर को पढ़ते हुए मुझे एक कविता याद हो आई। तो पहले चलिए वो कविता की चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, फिर चर्चा करेंगे। इन दिनों जो घटनाएं पूरे विश्व में हो रही हैं, जिनसे सत्ता हिल रही है, प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है, कई देशों में जनता सड़क पर है, सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रही है और उसकी आंच कैसे धीरे धीरे हमारे देश की ओर बढ़ रही है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की इस स्टोरी में भी बताया गया है। रामधारी सिंह दिनकर की एक अद्भुत कविता है, सिंहासन खाली करो। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत लंबी कविता है। इसमें आगे दिनकर जी कहते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अद्भुत कविता है और इन दिनों जो देखने को मिल रहा है उससे आप इसको जोड़ के समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास हमें क्या सिखाता है और जो हम सीखते नहीं हैं, इतिहास हमें सिखाता है, बताता है कि जब जब जनता उठ खड़ी हुई है विश्व के किसी भी कोने में, तब कोई भी सत्ता, किसी भी तानाशाह की सत्ता, किसी राजा की सत्ता बच नहीं पाई। फर्क सिर्फ इतना है कि हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, छोटे देश हैं, वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हैं, इसलिए वहाँ सत्ता जल्दी हिल जाती है। भारत में संस्थाएं मजबूत हैं, इसलिए यहाँ बदलाव धीरे धीरे होता है। लेकिन यह तय है कि जनता की आवाज़ कहीं भी अनसुनी नहीं की जा सकती है। यदि जनता मन ठान ले तो कुछ भी संभव है। आज जब सत्तारूढ़ दल अपने विपक्षियों से इतना भयभीत दिखाई दे रहा है, जब नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री जी को अपने ही संसदीय क्षेत्र में जनता से बचाने के लिए सड़कें ढकी जा रही हैं, तब ये मान लेना चाहिए कि सत्ता के भीतर कहीं अंदर तक डर घर गया है और ये डर कहीं ना कहीं जनता की शक्ति का ही परिणाम है। नेपाल का संदर्भ लीजिए। नेपाल में भी कुछ ही दिन हुए जो हमने दृश्य देखा, जो दृश्य देखने को हमें मिले हैं, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब भी आम आदमी सड़क पर उतरता है, युवा और छात्र शासन से सवाल पूछने लगते हैं, जब भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से तंग होकर लोग आंदोलन का रास्ता चुनते हैं, तब सिंहासन चाहे किसी का हो, कितना भी मजबूत क्यों ना प्रतीत होता हो, वह हिल जाता है। आप लोगों ने एक रील देखी होगी कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया है, केपी ओली, वो कितने गर्व से कह रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं कि उनको कौन हिला सकता है। और फिर आपने हश्र देख लिया कि ओली को सत्ता छोड़नी पड़ी। नेपाल में युवा पीढ़ी के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन इस कदर व्यापक हो गया कि प्रधानमंत्री बैकफुट पर आए, मंत्रिमंडल बैकफुट में आया, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, कई अन्य मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और अंततः जब संसद और मंत्रालयों के बाहर हजारों की भीड़ जुटी, पुलिस के साथ झड़पें हुई, नेताओं को घेरा गया, जनाक्रोश इतना बढ़ गया कि नेताओं को मारा पीटा गया, जिसे कि ज़ेंजी क्रांति कहा जा रहा है इन दिनों। उसका असर इतना गहरा कि अब पड़ोसी देशों में भी उसकी हलचल नजर आने लगी है। आप इससे पहले, नेपाल से पहले बांग्लादेश का उदाहरण लीजिए। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़ के भारत भागकर आना पड़ा था। कारण क्या था कि जनता सड़कों पर उतर आई थी। ढाका और चिटगांव की गलियों से लेकर छोटे कस्बों तक हजारों लोग बेरोजगारी, महंगाई और चुनावी धांधली के खिलाफ मैदान में थे। छात्र संगठनों ने
इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था और देखते ही देखते ये पूरा देश एक आंदोलन में तब्दील हो गया। शेख हसीना की पुलिस ने कार्रवाई की, गोलियां चलाई, लाठियां चली, लेकिन जोश कम नहीं हुआ था और अंततः सत्ता को झुकना पड़ा, जिससे संदेश दोबारा गया कि जनता को दबाया नहीं जा सकता है। श्रीलंका का उदाहरण तो और भी ताजा है। आपको पता है कि 2022 में श्रीलंका में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई थी, चौतरफा खाद्य संकट था और तब जनता सड़कों में उतरी। हजारों की संख्या में राष्ट्रपति भवन की ओर कूच किया जनता ने। राष्ट्रपति भवन के भीतर जनता घुस गई थी। सब ने, पूरे विश्व ने वो दृश्य देखे जब लोग राष्ट्रपति के आलीशान शयन कक्ष में तस्वीरें खिंचवा रहे थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। गोटाबाया राजपक्षा तब राष्ट्रपति थे, बड़े शक्तिशाली राष्ट्रपति माने जाते थे। पूरा परिवार उनका राजनीति में था, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा था। यह घटना भी जो श्रीलंका में घटी, लोकतांत्रिक आंदोलनों के इतिहास में मील का पत्थर है, जिसने दिखा दिया है कि जनता का गुस्सा जो है वह सुरक्षा घेरे और सत्ता की ताकत दोनों को तोड़ सकता है। इन तीनों पड़ोसी देश, जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं जहां घटनाएं हुई, इन घटनाओं का असर अब भारत की राजनीति में स्पष्ट नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही दिन हुए जब अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचे थे, तो वहां सुरक्षा इंतजाम इतने कड़े थे कि सड़कों को कनातों से ढक दिया गया था। विपक्षी नेताओं को नज़रबंद किया गया। आपने रील देखी होगी, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अजय राय, उनको रात के समय पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया। अभी आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता, राज्यसभा में नेता संजय सिंह जम्मू कश्मीर गए थे अपने एक एमएलए जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था उनसे मिलने, तो संजय सिंह को भी वहाँ जम्मू कश्मीर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अरे भाई क्यों? राज्यसभा का एक सांसद, अपनी पार्टी के संसदीय दल का अध्यक्ष, लीडर, वो जम्मू कश्मीर जा रहा है अपने एक एमएलए जिसको अरेस्ट किया गया है उससे बात करने, उससे मिलने, आप उसे हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। और अति तो तब जबकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता भी हैं, उनको भी संजय सिंह से मिलने नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें बिना किसी कारण बताए यकायक ग्रेटर नोएडा में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये घटनाएं क्या बता रही हैं? ये घटनाएं बता रही हैं कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के जो जनसंवाद हो रहा है, जनता से विपक्ष कनेक्ट कर रहा है, उससे घबराने लगी। अभी मध्य प्रदेश से बड़ी रोचक जानकारी मिली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के साथ अपनी कनेक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, बहुत मिलनसार बताए जाते हैं। वे किसानों से मिलने रतलाम जिले पहुंचे थे। वहां भीड़ का जो गुस्सा था मुख्यमंत्री के प्रति, उससे मुख्यमंत्री घबरा गए। वो अपने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कहा कि यदि ये भीड़ आपसे नहीं समझ रही है तो क्या मुझे देखना पड़ेगा? मध्य प्रदेश के ही भिंड में भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा तो इतने उत्तेजित हो गए किसी मसले को लेकर कि वो डीएम के ऊपर हाथ उठाने तक पहुंच गए। ये छोटी छोटी घटनाएं जरूर हैं, लेकिन इनसे सत्ता पक्ष का डर और जनता का आक्रोश नजर आ रहा है। हर स्तर पर बेचैनी फैली हुई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज के ही दिन सबसे पहली खबर जो मैंने पढ़ी द इंडियन एक्सप्रेस ने, उसमें बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को निर्देश दिया है कि वो आज़ादी के बाद से भारत में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, खासकर 1974 के बाद, उनको समझें, रिसर्च करें कि ऐसे आंदोलनों के कारण क्या थे, कौन से संगठनों ने इन आंदोलनों को सपोर्ट किया था और फंडिंग के सोर्सेज कहाँ से आए थे और कैसे ये आंदोलन यकायक इतने व्यापक हो गए थे। जैसे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था जो संपूर्ण क्रांति के नारे में बदल गया था। आपको पता होगा कि गुजरात की सरकार, चिमन भाई मेहता की सरकार के खिलाफ चिमन चोर गद्दी छोड़ का एक नारा लगा था और वहाँ से उस नारे, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गुजरात की जनता मैदान में उतरी थी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ, चिमन चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जेपी ने उसको सपोर्ट कर दिया था। उसके बाद वो आंदोलन बिहार पहुंचा और संपूर्ण क्रांति में बदल गया था। अब अमित शाह जी क्या चाहते हैं? अमित शाह जी चाहते हैं, एज पर इंडियन एक्सप्रेस, की भविष्य में जन आंदोलनों को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक एसओपी बनाई जाए।
कि ये आंदोलनों को इतना व्यापक ही नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो कह रहे हैं रिसर्च ब्यूरो से, पुलिस रिसर्च ब्यूरो से, कि एक एसओपी बनाइए। और इस एसओपी का काम क्या होगा कि जन आंदोलन इतने बड़े स्तर पर ना फैले। ये खबर अपने आप में गवाही है कि भारत की सत्ता, वर्तमान सत्ता, जनता की ताकत को लेकर अब कितनी सतर्क और चिंतित हो चली है। पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हाल के वर्षों में जनता ने सड़कों पर उतरकर सत्ता की चूल्हें हिला दी थी, और इसका असर जो अब भारतीय राजनीति पर नजर आ रहा है। एक और चीज समझिए, इतिहास में बार बार चेताता है कि जब जब जनता सड़कों में उतरती है कुछ बड़ा होता है। 1989 में पूर्वी यूरोप की क्रांतियों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। पोलैंड में एक आंदोलन हुआ था, सॉलिडेरिटी आंदोलन उसे कहते हैं, जिसमें मजदूरों ने और आम नागरिकों ने मिलकर सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। चेकोस्लोवाकिया में भी यही हुआ था 1989 में ही। वहाँ के आंदोलन को वेलवेट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। वह बड़ा शांतिपूर्ण था, लेकिन उसने सत्ता को गिरा दी जो वहाँ की सत्ता थी। पूर्वी जर्मनी में भी 1989 में ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पूर्वी जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिरी थी और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हुए थे। किस कारण? जनता चाहती थी। रोमानिया में चौस्के की सरकार, उनका तानाशाही पूर्ण शासन जो था, वह भी 1989 में ही समाप्त हुआ था। 2000 में सर्बिया में चुनावी धांधली से तंग आकर जनता सड़कों में उतरी, लाखों लोग उतरे थे और वहां के तानाशाह मिलोसेविच की सत्ता समाप्त हो गई। इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण था सेना और पुलिस ने भी वहां जनता का साथ दिया था। अब अरब जगत की बात कीजिए। 2010 और 11, ज़्यादा समय नहीं बीता है, इसे अरब स्प्रिंग कहकर आज भी याद किया जाता है। टूनेशिया के मोहम्मद बouaziज एक आम इंसान थे, मेरे ख्याल से कारपेंटर थे या कुछ थे। उन्होंने आत्मदाह कर लिया। वहाँ की जो आम जनता की परेशानियों से, वहाँ की जनता अजीज आ चुकी थी अपनी समस्याओं से, सत्ता सुन नहीं रही थी। और मोहम्मद बouaziज ने जैसी आत्महत्या करी, आत्मदाह किया, पूरे अरब देश में आंदोलन फैल गए। टूनेशिया में वहाँ के राष्ट्रपति बेन अली को भागना पड़ा। मिस्र में हुस्नी मुबारक को इस्तीफा देना पड़ा था। ये एक साथ घटी घटनाएं हैं अरब देशों में। लीबिया में कर्नल गद्दाफी की सत्ता का अंत हो गया। यमन और सीरिया में भी जनता सड़कों पर उतरी। हालांकि सीरिया में हालात बहुत बिगड़ गए थे। ये जो आंदोलन था ये एक ढंग से आप कह सकते हैं कि खूनी गृहयुद्ध में बदल गया। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि जनता की ताकत बहुत व्यापक है। यदि जनता सड़कों पर आ गई तो सत्ता कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो फिर उसको रोक नहीं सकती है। सूडान की याद कीजिए, अभी 2019 में महीनों तक प्रदर्शन चले और तानाशाह उमर अल बशीर की सत्ता को अंततः हटना पड़ा, गिरना पड़ा। यहाँ भी लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे और सेना को भी मानना पड़ा कि जनता के साथ अब टकराना संभव नहीं है। दक्षिण एशिया में जो ये सारी घटनाएं हाल के वर्षों में हुई हैं, उसने अब हमारे देश के राजनेताओं को सतर्क कर दिया है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तीनों ही जगह सत्ता जनता के गुस्से के आगे टिक नहीं पाई। यही कारण है भारत में सत्तारूढ़ दल अपने नेताओं को भीड़ से बचाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय कर रहा है। विपक्षी नेताओं को नज़रबंद किया जा रहा है, छात्रों और कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। ये सब इसी डर का परिणाम नजर आता है, खासकर जो आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ने को मिली है, जिसमें गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाइए कि इस प्रकार के आंदोलनों को रोका जा सके। हालांकि भारत की स्थिति बहुत भिन्न है अन्य देशों से। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं अपेक्षाकृत मजबूत हैं। संसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग को अब हम नहीं मानते कि वो इंडिपेंडेंट है और मजबूत है, मगर कहने के लिए कह सकते हैं। या मीडिया जो पूरी तरह से में कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये फिर भी मिलकर लोकतंत्र की नींव को बचाने का काम हमारे देश में कर रहे हैं। भारतीय सेना, बहुत अच्छी बात है, राजनीति से बिल्कुल दूर रहती है, लेकिन संविधान के प्रति वफादार है। यही कारण है कि यहाँ कोई भी आंदोलन सीधे सत्ता परिवर्तन का कारण आज तक नहीं बना है। लेकिन सच ये भी है कि 1974 में जो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, उसी का असर था कि अंततः तानाशाह बन चुकी इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी खत्म करनी पड़ी थी और 77 में जब इलेक्शन हुए थे तो जनता पार्टी सत्ता में आई थी। इसको हमेशा याद रखिएगा। आज़ाद भारत के इतिहास में 74 का जो बिहार आंदोलन था, वो जनशक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है।
इंदिरा जी ने इमरजेंसी के दौरान जनता की आवाज़ को कुचलने की ज़बरदस्त कोशिश करी, लेकिन 3 साल बाद जब ये इमरजेंसी इंदिरा जी ने हटाई थी तो उनको करारी हार मिली। और अभी 2011 का अन्ना हजारे आंदोलन, जिसमें आप और मुझ सरीखे बहुत से लोग शामिल थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, इस आंदोलन ने 10 साल से सत्ता में मौजूद कांग्रेस गठबंधन सरकार को बुरी तरह बैकफुट में ला दिया था और जन लोकपाल जैसे मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया। इसी आंदोलन के गर्व से निकली आम आदमी पार्टी। अब आंदोलन का हश्र क्या हुआ, या जन लोकपाल कितना इफेक्टिव है, या आम आदमी पार्टी अपने जिन मूल्यों के लिए राजनीति में आई थी उस पर चल रही है या नहीं चल रही है, अलग मुद्दा है। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन को जिसने भी देखा और समझा है वो ये मानेगा कि पूरे देश में एक नई ऊर्जा अन्ना हजारे लेकर आए थे। लोगों में आस जगी थी, युवाओं में आस जगी थी कि अब भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान चरम पर पहुंचता नजर आ रहा था, उस पर रोकथाम लगेगी। आज के हालात फिर जनता की नाराजगी के बढ़ने का कारण बन रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ दल का 400 पार का नारा जो था 2040 सीटों पर अटक गया। यह स्पष्ट संकेत है कि जनता बहुत खुश नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है रारा अब चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। नहीं तो 400 पार नहीं तो कम से कम 272-73 सीट तो भाजपा को मिलती ही, लेकिन 240 में मामला अटका। विपक्ष भी अब धीरे धीरे सड़कों पर अपनी पकड़ बना रहा है। संसद के भीतर राहुल गांधी जैसे नेता सरकार पर हमलावर हैं और विपक्षी दल, बिहार में आपने SIR रिवीजन केस में देखा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ जब राहुल सड़कों में उतरे हैं तो उनको भारी जन समर्थन मिला है। मेरी समझ कहती है कि किसी आंदोलन की सफलता के लिए जो जरूरी शर्तें हैं उनमें पहला है आम जनता का गुस्सा, जो हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। केवल छात्र या मजदूरी नहीं बल्कि किसान, व्यापारी और मध्यम वर्ग को भी आंदोलन में यदि शामिल हो जाता है तो सत्ता के लिए खतरा है। और दूसरा मेरा मानना है कि आर्थिक संकट आंदोलन को लंबा खींचता है। जब रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है तो फिर आंदोलन रुकेगा नहीं। हालांकि हमारे देश में हालात ऐसे नहीं हैं कि सत्ता बदलने के लिए जनता सड़कों में उतरे, लेकिन यह भी सच है कि जनता की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और सत्ता पक्ष की बेचैनी भी दिखाई दे रही है। नेताओं का भीड़ से डरना, विपक्षी नेताओं को नज़रबंद करना, छात्र नेताओं को नज़रबंद करना, ये सब यही दर्शा रहा है। इतिहास में पुनः दोहराता हूँ, हमें यही सिखाता है कि जनता जब खड़ी होती है तो कोई भी सत्ता बच नहीं पाती। फर्क सिर्फ इतना है, हर देश की परिस्थिति अलग होती है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इन जैसे देशों में लोकतंत्र की नींव कमज़ोर है, तानाशाही सत्ता ज़्यादा है, इसलिए वहाँ सत्ता भी जल्दी हिलती है। भारत में संस्थाएं मजबूत हैं, इसलिए यहाँ बदलाव धीरे धीरे होता है। लेकिन भारत के संदर्भ में भी यह तय है कि जनता की आवाज़ को अनसुनी नहीं किया जा सकता है। और हमें एक और बात याद रखनी चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर पंक्ति को। वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता आंदोलन के समय थी जब दिनकर जी ने यह कविता लिखी थी। सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जनता के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। इसीलिए दिनकर जी ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। धन्यवाद।